बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल में डाटा टाइप क्या होती है और वेरिएबल्स क्या होते हैं। उस लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू ले लें, फिर इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पिछले लेक्चर्स में हमने सबसे पहले देखा था कि वेरिएबल क्या होता है, और अगर वेरिएबल की बात कर ली जाए तो सिंपल वेरिएबल कंप्यूटर मेमोरी में एक लोकेशन का नाम होते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स के अंदर हमने डाटा स्टोर करवाना होता है। आप सिंपल कह लें कि वेरिएबल एक कंटेनर की तरह, एक गिलास की तरह, जिस तरह गिलास के अंदर हम पानी भर सकते हैं, कंटेनर के अंदर डिफरेंट आइटम्स रख सकते हैं। इसलिए अगर तो हमने प्रोग्राम के अंदर वैल्यूज़ स्टोर करवानी होती हैं तो उसके लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। और वेरिएबल में हमने देखा उसकी दो प्रॉपर्टीज़ या फिर उसमें दो करैक्टरिस्टिक्स लाजमी होनी चाहिए। एक तो वेरिएबल की एक स्पेसिफिक डाटा टाइप होनी चाहिए, और सेकंड में वेरिएबल को एक स्पेसिफिक नाम हमने देना है, एक यूनिक नाम देना है जो उसका आइडेंटिफाई कहलाता है। और उसके अंदर हमने देखा कि डाटा टाइप क्या होती है, कि डाटा टाइप सिंपल बताती है कि जो आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, एक तो उसकी डाटा टाइप क्या सिंपल कि वो इंटीजर है, फ्लोट है या फिर करैक्टर है, और दूसरा कि वो जो वेरिएबल है वो कंप्यूटर मेमोरी में कितनी जगह लेगा अगर तो वो किसी वैल्यू को स्टोर करवा रहा है। और डाटा टाइप भी हमने डिटेल में देखी कि इंटीजर, उसमें साइंड इंट क्या होता है, अनसाइंड इंट, फ्लोट और करैक्टर। आज के इस लेक्चर में हमने वो सेकंड प्रॉपर्टी देखनी है, नेमिंग ऑफ अ वेरिएबल, जो यूनिक आइडेंटिफायर होता है। तो जब भी हमने सी लैंग्वेज के अंदर क्या करना है, अपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स यूज़ करने हैं, तो हमने वेरिएबल को ऐसे ही कोई नाम नहीं दे देना, उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। अगर तो हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो हमारे प्रोग्राम में एरर जनरेट हो जाता है। तो आइए उन रूल्स को देख लेते हैं। ईच वेरिएबल मस्ट हैव अ यूनिक नेम और आइडेंटिफायर। तो ये हम पहले से ही जानते हैं कि हर वेरिएबल को हमने एक यूनिक नाम, जिसे हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं, वो देना पड़ता है अगर तो हमने उसे प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना। तो ये कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमने फॉलो करते हुए क्या करना है, किसी भी वेरिएबल का नाम रखना। अब अगर सबसे पहला बात कर ली जाए, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट्स, अपर केस या फिर लोअर केस, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर साइन। वेरिएबल के नाम में हमेशा ये तीन चीज़ें आ सकती हैं। अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, अब ये अल्फ़ाबेट्स अपर केस भी हो सकते हैं, लोअर केस भी हो सकते हैं। सेकंड में हम वेरिएबल के नाम में डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स भी हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह स्पेशल करैक्टर्स में हम सिर्फ एक सैम्बल यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर साइन। इसके अलावा हम कोमा वगैरह, डॉट वगैरह, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये सब चीज़ें हम वेरिएबल के नाम में यूज़ नहीं कर सकते। अब इसकी एग्जांपल भी अगर देख लें तो ये वेरिएबल 1 दरम्यान में अंडरस्कोर का साइन यूज़ हुआ है, इसी तरह स्टूडेंट मार्क्स, ये सब क्या वैलिड वेरिएबल नेम्स हैं। अब सेकंड रूल की अगर बात कर ली जाए तो वेरिएबल नेम मस्ट बिगन विद अ लेटर। जब भी हमने वेरिएबल को नाम देना तो सबसे पहला जो उसका करैक्टर होना चाहिए वो हमेशा अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक लेटर होना चाहिए, और एन अंडरस्कोर, या फिर वो एक अंडरस्कोर साइन भी हो सकता है, लेकिन इट कैन नॉट बिगन विद अ डिजिट। हमने कभी भी वेरिएबल को डिजिट से स्टार्ट नहीं करना। मिसाल के तौर पर 1 वेयर 88 मार्क्स। अब इसमें आप देखें ये दो वेरिएबल नेम्स हैं, और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 8 से स्टार्ट हो रहा है, और ये दोनों ही डिजिट्स हैं। तो अगर तो हम इस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करके प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो एरर जनरेट होगा। थर्ड पे देख लें, रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। इसके स्टार्टिंग लेक्चर्स में हमने देखा था कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं, और वो एक पूरा टेबल भी बना हुआ था आपके बुक में जिसमें एक कंप्लीट लिस्ट थी उन रिजर्व्ड वर्ड्स की। तो जब भी हमने वेरिएबल का नाम रखना है तो हम रिजर्व्ड वर्ड्स को वेरिएबल नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर हम देख लें तो वी कैन नॉट यूज़ फॉर, गो टू, वाइल, इफ़, एल्स, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इन सब चीज़ों को हम वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा था रिजर्व्ड वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका पहले से ही मतलब बता दिया गया। अगर तो हम उसे अपने मकसद के लिए यूज़ करेंगे, उसे नया मतलब दे के यूज़ करेंगे तो प्रोग्राम एरर जनरेट करेगा। फोर्थ रूल देख लें, देयर इजंट स्ट्रिक्ट रूल ऑन हाउ लॉन्ग अ वेरिएबल नेम शुड बी, बट यू मस्ट चूज़ अ कंसाइज लेंथ। सी लैंग्वेज में आपके पास ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि वेरिएबल के नेम में 10 करैक्टर्स आने चाहिए या फिर 20 करैक्टर्स आने चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि वेरिएबल का नेम कितना लेंथ ही हो सकता है, लेकिन आपने क्या चीज़ करनी है, यू मस्ट चूज़ अ कंसाइज लेंथ। आपने एक प्रिसाइज, एक कंसाइज लेंथ क्या करनी है, वेरिएबल के नाम को के तौर पर यूज़ करनी है, ताकि बाद में आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। फिफ्थ अगर इसका रूल देख लिया जाए तो वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। ये जो लास्ट 2 रूल्स हैं ये आपके बुक में नहीं मेंशन, लेकिन इंपॉर्टेंट है और आपको पता होने चाहिए। तो फिफ्थ रूल जो है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल नेम्स क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर तो मैंने एक वेरिएबल नाम लिखा हुआ है मार्क्स, अब इसमें देखें सब अल्फ़ाबेट्स के आ रहे हैं स्मॉल,
स्मॉल केस के अंदर है। और इसी तरह एक अगर मैं वेरिएबल लिख देता हूँ मार्क्स और उसमें एम कैपिटल लिख देता हूँ, तो ये दोनों वेरिएबल्स सी क्या कंसीडर करेगा, डिफरेंट कंसीडर करेगा। हालांकि इन दोनों में जो है स्पेलिंग्स सेम है, लेकिन क्या है यहाँ पे एम स्मॉल केस के अंदर लिखा हुआ है और जहाँ पे एम अपर केस के अंदर लिखा हुआ है। तो सी एक क्या है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, वो अपर केस और लोअर केस में डिफरेंट रख दिया। तो ये दोनों वेरिएबल्स क्या होंगे, दो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। लास्ट पे जो है ब्लैंक स्पेसिस आर नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। आप वेरिएबल के नेम में ब्लैंक स्पेसिस भी नहीं यूज़ कर सकते। जिस तरह यहाँ पे आप इंग्लिश अगर लिख लें तो दो वर्ड्स के दरमियान ये जो खाली जगह आती है इसे ब्लैंक स्पेस कहते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो वेयर स्पेस 1 या फिर वेयर स्पेस 2, आप इन्हें वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर तो आपने इस तरह से करना है, नंबरिंग देनी है, तो आप दरमियान में अंडरस्कोर का साइन यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स है जिन्हें हमने फॉलो करना है जब भी हमने किसी वेरिएबल को नाम देना है। अगर तो हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो प्रोग्राम में सिंपल क्या होगा, एरर जनरेट हो जाएगा और वो हमें कहेगा कि आपने सही वेरिएबल का नेम नहीं रखा और बाद में हमें उसे करेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे टॉपिक देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन में सिंपल होता क्या है, जब भी हमने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स को यूज़ करना है तो सबसे पहले हमने उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर इसकी डेफिनेशन की बात कर ली जाए, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग नेम एंड डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल, एक ऐसा अमल जिसके अंदर आप वेरिएबल का नाम रखें और उसकी डाटा टाइप बताएं, उस प्रोसेस को सिंपल हम क्या कहते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। अ वेरिएबल कैन नॉट बी यूज विदाउट डिक्लेरेशन। अगर तो हमने वेरिएबल को प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर नहीं किया, उसे सबसे पहले नाम और डाटा टाइप नहीं बताई, तो हम बाद में उसे प्रोग्राम के अंदर कोई भी यूज़ नहीं कर सकते और ना ही उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अब जब भी हमने प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो एक सिंटैक्स है, एक रूल है जिसे हमने फॉलो करना है। सबसे पहले हमने क्या बताना है, उस वेरिएबल की डाटा टाइप बतानी है कि वो कौन सी टाइप का डाटा है, वो इंटीजर है, फ्लोट है या फिर कैरेक्टर है। और इसी तरह हमने उसे वेरिएबल नाम भी बताना है और वो नाम क्या करना है, इन रूल्स को फॉलो करते हुए हमने रखना है। अब अगर इसकी एग्जाम्पल देख ली जाए तो इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, सिंपल डाटा टाइप सबसे पहले बताई इंट, और फिर वेरिएबल का नेम यहाँ पे रखा हुआ है सैलरी, और लास्ट पे सेमीकोलन लाजमी आएगा। सी लैंग्वेज में ये भी एक रूल है कि जब भी हमने किसी स्टेटमेंट को एंड करना है, टर्मिनेट करना है, तो वो सेमीकोलन के साइन से करना होता है। जिस तरह इंग्लिश में हम लास्ट पे फुल स्टॉप लगा देते हैं, इसी तरह सी लैंग्वेज के अंदर जब भी हमने बताना कि यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन ख़त्म हो रहा है, उसे टर्मिनेट करने के लिए लास्ट पे सेमीकोलन का साइन यूज़ होगा। इसी तरह यहाँ पे मैंने अनसाइंड इंट यूज़ किया हुआ है डाटा टाइप के तौर पे, और उसको वेरिएबल नेम जो दिया हुआ है वो एज है। इसी तरह यहाँ पे कैर डाटा टाइप और उसे अल्फ़ाबेट नाम दिया हुआ है। इसी तरह फ्लोट डाटा टाइप को शो कर रहा है और सेकंड पे जो है हाइट, वो क्या वेरिएबल नेम है, और लास्ट पे सेमीकोलन हर किसी के आएगा। अब एक जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ सेम डाटा टाइप कैन बी डिक्लेयर्ड इन अ सिंगल स्टेटमेंट। अगर तो आपने क्या करना है, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं और उनकी डाटा टाइप भी सेम है, तो हम ये नहीं करेंगे कि इंट सैलरी लिखा, फिर उसके नीचे इंट ए लिखा, उसके नीचे इंट बी लिखा। अगर तो उनकी डाटा टाइप सेम है, इंटीजर है, फ्लोट है या फिर करैक्टर है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें सिंगल स्टेटमेंट के अंदर भी डिक्लेयर करवा सकते हैं। अब उसका सिंटैक्स सिंपल क्या होगा कि सबसे पहले आपने डाटा टाइप लिखनी है, फिर वेरिएबल नेम 1, यहाँ पर सिंपल इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिर्फ ये आपके समझने के लिए बताया गया। और दरमियान में क्या यूज़ होगा, कोमा की मदद से आपने सेपरेट करते जाना। फिर वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, हो सकता है वेरिएबल n, मतलब जहाँ तक आप चाहते हैं आपने दरमियान में सिंपल क्या करते जाना, कोमा लगाते जाना, और जितने मर्जी चाहें वेरिएबल्स आप एक ही स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक रूल जो है कि उन सब की डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसकी अगर कुछ एग्जांपल देख लें तो इंट डाटा टाइप है और इस स्टेटमेंट के अंदर हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हैं, मार्क्स का, सम का और एवरेज का, और इन तीनों की डाटा टाइप क्या सेम है। इसी तरह फ्लोट, उसके अंदर हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हैं, हाइट और विड्थ का। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट नोट है आपके जाने के लिए ज़रूरी है, अ वेरिएबल कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड अनलेस वी मेंशन इट्स डाटा टाइप। जब तक हम उसकी डाटा टाइप नहीं बताएंगे, हम वेरिएबल को प्रोग्राम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि इस वेरिएबल के अंदर कौन सी टाइप का डाटा स्टोर हो रहा है और उसे स्टोर करवाने के लिए उसने कितनी मेमोरी लेनी है कंप्यूटर की। और सेकंड पे क्या बता रहा है, डाटा टाइप कैन नॉट बी चेंज वंस इट इज़ डिक्लेयर्ड।
एक दफ़ा आपने डाटा टाइप किसी वेरिएबल की डिक्लेयर कर दिया तो आप डाटा टाइप उसकी चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर आपने प्रोग्राम में इंट सैलरी लिखा हुआ है, अब बाद में आप इसे फ्लोट सैलरी नहीं कर सकते। वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। सैलरी के अंदर हो सकता है पहले 10,000 है, बाद में आप 20,000 स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन आप उसकी डाटा टाइप इंट से फ्लोट या फिर कैर नहीं कर सकते। तो ये कुछ रूल्स हैं जिन्हें आपने फॉलो करते हुए किसी भी वेरिएबल को क्या करना है, प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करना है। अब सेकंड पे देख लेते हैं इनिशियलाइजेशन। तो द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग या फिर स्टोरिंग अ वैल्यू इन द वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इसमें यह पॉइंट समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, सही है, हमने कंपाइलर को बता दिया कि वेरिएबल की डाटा टाइप ये है और उसका नाम ये है। अब जब हम उस वेरिएबल में फ़र्स्ट टाइम डाटा को स्टोर करवाएंगे या फिर वैल्यू असाइन कर देंगे उसे, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। और इसमें एक और पॉइंट जो है, वेरिएबल्स कैन बी इनिशियलाइज एट टाइम ऑफ डिक्लेरेशन और आफ्टर डिक्लेरेशन। हम क्या कर सकते हैं, डिक्लेरेशन के फ़ौरन बाद भी उसके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं, इनिशियलाइज करवा सकते हैं, और डिक्लेरेशन के बाद भी, यानी एक स्टेटमेंट के बाद या फिर 2 स्टेटमेंट के बाद हम उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अब इसका जो सिंटैक्स है बिल्कुल सेम इसी तरह से, थोड़ा सा डिफरेंस है कि सबसे पहले इसमें भी हमने डाटा टाइप बतानी है, वेरिएबल नेम बताना है। ये पार्ट किसका हो गया, डिक्लेरेशन का हो गया। अब डिक्लेरेशन के फ़ौरन बाद फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दिया, और यहाँ पे हमने ये ऑपरेटर यूज़ करना है जिसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जब भी हमने किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवानी है, असाइन करवानी है, तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंगल इक्वल का साइन इसके लिए यूज़ होता है। तो जब भी आपने किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना है तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, सबसे पहले डाटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम आ जाएगा, फिर इक्वल का साइन लगा के जो वैल्यू आपने उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी है वो वैल्यू आप क्या लिख देंगे, वहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद क्या आ जाएगा, सेमीकोलन। इसके अगर एग्जांपल्स देख ली जाए तो ये इंट डाटा टाइप का एक वेरिएबल है जिसका नाम हमने मार्क्स रखा हुआ है, और उसके अंदर वैल्यू असाइन करवाई हुई है या स्टोर करवाई हुई है, वो है 50। इसी तरह ये फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल है, उसका नाम हाइट है, उसके अंदर 5.3 हमने वैल्यू स्टोर करवाई है, और इसी तरह इसके अंदर हमने क्या स्टोर करवाया हुआ है, बी स्टोर करवाया हुआ है। और एक जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा समझने के लिए ज़रूरी है कि डाटा टाइप हमें ये भी चीज़ बताती है कि हम वैल्यूज़ के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, सही है। अगर इसकी एग्जांपल देख ली जाए तो इंट मार्क्स इज़ इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूँ, और इसी तरह हमने देखा कि करैक्टर के अंदर हम डिजिट भी स्टोर करवा सकते हैं। अब इंट डाटा टाइप में अगर हमने 5 स्टोर करवाया हुआ है और वही नंबर हमने कैर डाटा टाइप के अंदर स्टोर करवाया, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, अपनी नेचर में डिफरेंट होगी। मिसाल के तौर पर मार्क्स 5, इसे मैं किसी दूसरे मार्क्स में सम कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसकी एवरेज अगर निकालनी है तो डिफरेंट मार्क्स को सम करके मैं एवरेज निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर हमने इसी वैल्यू को कैर के अंदर स्टोर करवाया हुआ है तो इसके ऊपर हम प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा सकते। हम दो ऐसी वैल्यूज़ जो कैर हैं, दोनों के अंदर डिजिट्स स्टोर हैं, तो ऐसी वैल्यूज़ को हम आपस में ऐड नहीं कर सकते। तो जो डाटा टाइप है वो हमें नेचर भी बताती है उस वैल्यू की कि इसके ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। अब इसमें भी जिस तरह हमने देखा कि अगर डाटा टाइप सेम है तो मल्टीपल वेरिएबल्स हम एक ही स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो इसी तरह इसके अंदर भी है कि अगर तो डाटा टाइप सेम है, हमने मल्टीपल वेरिएबल्स इनिशियलाइज़ करवाने हैं, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, एक ही स्टेटमेंट के अंदर इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप देख लें कि इंट डाटा टाइप है और ये तीनों वेरिएबल्स के लिए क्या सेम है। इसके अंदर हमने एक num1 के नाम से वेरिएबल रखा हुआ है, एक num2 के नाम से वेरिएबल रखा हुआ है, और इसके अंदर हमने 10 स्टोर करवाया और num2 के अंदर 25 स्टोर करवाया, और इसी तरह हमने लास्ट पे वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, इनिशियलाइज नहीं करवाया, क्योंकि इसका हो सकता है हम बाद में सम कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों का रिजल्ट इसमें स्टोर करवाना हो। इसी तरह ये फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल्स दो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवाए हैं, एक का नाम हाइट है और दूसरे का नाम विड्थ है। हाइट के अंदर हमने 2.8 इनिशियलाइज़ करवाया, स्टोर करवाया हुआ है, और इसी तरह विड्थ के अंदर हमने 4.3 स्टोर करवाया हुआ है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल से कंसीडर कर लेते हैं, फिर आपके पॉइंट्स ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। लेट्स सपोज क्या कर लें कि आप क्या कर रहे हैं, अपने हाउस की शिफ्टिंग कर रहे हैं, और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। अब आपके पास डिफरेंट बॉक्सेस हैं, और डिफरेंट बॉक्सेस में आपने क्या करनी है, डिफरेंट आइटम्स रखनी है।
अब वैसे तो आप क्या कर सकते हैं, किसी बॉक्स में कोई भी आइटम रख सकते हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए आप क्या करेंगे कि हर बॉक्स में क्या रखेंगे, स्पेसिफिक आइटम्स रखेंगे। लेट्स सपोज आपने क्या करना है कि डिफरेंट आइटम्स इन बॉक्सेस के अंदर रखनी है, और लेट्स सपोज कर लेते हैं कि इस बॉक्स के अंदर आपने बुक्स रखनी है, इसके अंदर आपने कपड़े वगैरह अपने रखने हैं। तो अगर तो हम इसी तरह से रख देंगे तो क्या होगा, हमें बाद में जाके चेक करना पड़ेगा कि कौन से बॉक्स में कौन सी चीज़ पड़ी हुई है और कौन से बॉक्स में कौन सी आइटम पड़ी हुई है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को कोई नाम दे देंगे, कोई नाम रख देंगे। लेट्स सपोज अगर इसमें बुक्स रखनी है तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, बुक लिख दूँगा। इसी तरह यहाँ पे क्लोथ्स रखने हैं तो यहाँ पे मैं क्लोथ्स रख लूँगा। तो इससे सिंपल क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, एक तो बॉक्सेस में उनको नाम बता दिया और उससे पता चल जाएगा हमें आसानी से कि इस बॉक्स के अंदर कौन कौन सी आइटम स्टोर है। बिल्कुल सेम इसी तरह मेमोरी में भी क्या होता है, इसी तरह से होता है कि जब हम डाटा टाइप बताते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कंपाइलर को कि इसके अंदर डाटा कौन सी टाइप का स्टोर होगा। जिस तरह से यहाँ पे हमें पता चल गया कि इसके अंदर बुक्स हैं और इसके अंदर क्लोथ्स हैं। और सेकंड पे हमने क्या देना है, आसानी के लिए उसे एक नाम भी देना है। अगर इसकी एग्जांपल कंसीडर कर लें तो जब ये स्टेटमेंट हम प्रोग्राम में लिख के एग्जीक्यूट करेंगे तो कंप्यूटर मेमोरी में क्या होगा, एक ब्लॉक क्या हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा इस वेरिएबल के लिए। यहाँ पे आकर लेट्स सपोज इसका नाम आ जाएगा सैलरी। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। और अगर इनिशियलाइजेशन की बात कर ली जाए तो अगर हम देखें कि जब ये वेरिएबल क्या होगा, इनिशियलाइज होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो इस वेरिएबल के लिए एक तो जगह रिजर्व होगी और इसका नाम यहाँ पे मार्क्स आ जाएगा। और अब क्योंकि इसके अंदर हमने वैल्यू भी इनिशियलाइज करवा दिया तो यहाँ पे आके 5b स्टोर हो जाएगा। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें वैल्यूज़ पहले से पता होती हैं, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब हम यूज़र से वैल्यू इनपुट करवा रहे होते हैं। जिस तरह से यहाँ पे तो हमने खुद बता दी ना कि मार्क्स 5 हैं। अब हो सकता है कुछ केसेस में इस तरह से हो कि हमने यूज़र से पूछना हो, हमने प्रोग्राम लिख लिया और हमने यूज़र से पूछना है कि अपने मार्क्स एंटर करो। तो इस केस में हमें नहीं पता होगा कि उसके मार्क्स क्या हैं, लेकिन अगर तो हमने उस वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम उसके नाम से आसानी से क्या कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में सिंपल हमने क्या देखा कि वेरिएबल्स का जब भी हमने नाम रखना है तो कुछ रूल्स को फॉलो करना है। अगर तो उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो प्रोग्राम में एरर जनरेट होगा। इसी तरह जब भी हमने प्रोग्राम में वेरिएबल्स को यूज़ करना है तो सबसे पहले उन्हें डिक्लेयर करवाना है। डिक्लेयर करवाने से मुराद डाटा टाइप बता देना और वेरिएबल का नाम रख देना। इस प्रोसेस को हम डिक्लेरेशन कहते हैं। और डिक्लेरेशन के बगैर हमने देखा हम प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स को यूज़ नहीं कर सकते। और इसी तरह इनिशियलाइजेशन में देखा कि अगर तो हमने वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू भी स्टोर करवानी है तो जब फर्स्ट टाइम हम उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन कहते हैं। और इसके अंदर जो सिंटैक्स सिंपल के सबसे पहले डाटा टाइप बताई, वेरिएबल नेम बताया हुआ, बिल्कुल सेम इसी तरह। और लास्ट पे जो हमने एक एक्स्ट्रा काम किया हुआ इज़ इक्वल टू वैल्यू। उस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर करवानी है वो वैल्यू भी हम क्या लिख देते हैं, इक्वल के बाद लिख देते हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर इसमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो वीडियो को बैक करके देख लें, वरना कमेंट्स में पूछ लें। जज़ाकल्लाह।